नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपना इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं TGT के कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन के बारे में। जो आपने TGT यानी BPSC TR 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग में सभी स्टूडेंट ने गलत ही मार्क कराया है। गलत मारने का कारण क्या है कि मेरे तरीक़ा से अगर देखा जाए तो हमने एक पोल रखा था, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। जब हमने इस क्वेश्चन को दिया टेलीग्राम में तो लगभग में उसमें से 100% में से 10 से 15% ही कैंडिडेट है जिसने सही जवाब दिया है। यह हज़ारों के पोल में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही है। आप एक बार फिर से इसे मिला लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ठीक है, और यदि TRE 4 की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक दिन का हम क्विज टेस्ट लाने जा रहे हैं जिसमें आपको 5 ऑप्शन भी देखने को मिलेगा और उसका आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल्स भी मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन दिया गया था कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है। आपका ये ऑप्शन था और 5 ऑप्शन आपको दिया गया था। रक्त गुल्म, दात्र कोशिका और रक्तता जिसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, हीमोफीलिया या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपने क्या बनाया है आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपको एक से अधिक इसका आंसर होने जा रहा है। ठीक है, ऐसे तो अधिकतर जो हमने क्लास में देखा है तो इनमें सिकल सेल एनीमिया ही सभी ने टिक करवाया है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक से अधिक आंसर होगा। अब कैसे होगा, अब यहाँ पर समझिए अच्छी तरीक़ा से कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी सही है। और यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाने में मदद भी करता है, ये भी सही है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है यह एक तरह संयोजी ऊतक है, रक्त जो है यह एक तरह संयोजी ऊतक है और उसमें हीम नामक एक रंजक होता है जो क्या करता है, ब्लड में मिला हुआ रहता है। तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन कई विकार दे सकता है। जो त्रुटिपूर्ण जो हीमोग्लोबिन होगा वह कई प्रकार की विकार, यानी कि माने विकार कहने का मतलब क्या होता है, जो अशुद्धता का जो प्रतीक होता है उसको हम लोग कहते हैं, दिखाई दे सकता है। जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। प्रमुख कौन कौन है? एक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी आपको त्रुटिपूर्ण रक्त देखने को मिलता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया जो है, जिसको रक्त गुल्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक है हीमोग्लोबिनोपैथी, जिससे हीमोग्लोबिन से संबंधित विकार इसमें होता है। ठीक है, तो इन विकार की संरचना में त्रुटिपूर्ण संरचना होती है जिसमें यह ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने के लिए, इसीलिए इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा, डी ही सही होगा। ठीक है, और अधिकतर इसमें कैंडिडेट जो है इसमें सिकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र रक्त कोशिका मारकर वहाँ से आए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखा जाए तो यह BPSC की तरफ से, देखिए क्वेश्चन BPSC छोटा से छोटा पूछा है, लेकिन आपको उसमें बहुत सारा घुमाया हुआ क्वेश्चन भी है, उसको हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें भी लगभग में सभी कैंडिडेट ने गलत ही मारे हैं। ठीक है, सभी आपको फंसाने वाला क्वेश्चन ही देते हैं जो एग्जाम में पूछा चुका है। इसमें था, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठन करने में कौन आगे बढ़ा था। अधिकतर कैंडिडेट जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस मारे थे, जो आपको सिंगापुर से संबंधित थे। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें राजा महेंद्र प्रताप और रास बिहारी बोस भी हैं, जो अफगानिस्तान में इन्होंने अस्थायी सरकार की गठन किया था, जिसका राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया था और रास बिहारी बोस उसका प्रधानमंत्री बने थे। सुभाष चंद्र बोस आपको पता है, जो सिंगापुर में अस्थायी सरकार की गठन किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर एक से अधिक ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जी इसमें आंसर क्या होने जा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस से तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सरकार 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत को स्वतंत्र कराना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आपको कितने सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाए। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए कि राजा महेंद्र प्रताप जो थे वह इस सरकार की स्थापना किए थे और इसके पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और रास बिहारी बोस जो थे इस सरकार को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अस्थायी सरकार का, ठीक है, अफगानिस्तान में। उसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भी इस सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, आप किस क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का भी हम जो है ये अभी तक 40 नंबर में से हम निकाले हैं, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा स्पेशल उसका भी हम कुछ जो फंसने वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आने में समय है, वो भी हम आपको कंफर्म यानी कि डिस्कस के साथ बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। आपने क्या बनाया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसमें अधिकतर कैंडिडेट जो है इसमें बाधवा राम मार के आए हैं। ठीक है, बाधवा राम मार के आए हैं, बहुत जो है से कार्यानंद मार के आए हैं, और अधिकतर आंसर स्टूडेंट जो है से 1 से अधिक भी मार कर आया है। लेकिन इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर आपको इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? तो इनमें से कोई नहीं है। कैसे कोई नहीं है? अब यहाँ पर समझिए, इसका आंसर होना चाहिए स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद होना चाहिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक प्रमुख वामपंथी नेता थे जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें बिहार किसानों का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है, और इसे आप याद भी कर ले सकते हैं, क्योंकि अगला एग्जाम होगा तो आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो स्वामी सहजानंद को बिहार किसान के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़े थे और उनके खिलाफ और ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। बात किया जाए स्वामी सहजानंद की, तो स्वामी सहजानंद जो थे से 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके पहले महासचिव बने। उन्होंने किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को लड़ने के लिए यह काम किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, यहाँ गलती से बी दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन लगभग में सभी कैंडिडेट गलत मार के आए हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? आपने क्या बनाया है झटाझट कमेंट कीजिए कि किस प्रकार की दवाई बनाने उत्पाद में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक। ठीक है, और उपयुक्त में से 1 से अधिक, और अंतिम ऑप्शन तो आपको पता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अधिकतर जो कैंडिडेट है वह मार्क क्या है? एंटीसेप्टिक। कितने आदमी मार्क के हैं कमेंट करें, कमेंट में बताएं, और कितने सही मार्क के हैं वो भी कमेंट में बताएं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अब इसमें जो एथाइल अल्कोहल है इसका उपयोग कैसे एंटीपायरेटिक में होगा, एंटी एलर्जिक में होगा और एंटीसेप्टिक में होगा, ये भी आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ लीजिए पहले। अब यहाँ पर देखिए कि इथाइल अल्कोहल का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाई में किया जा सकता है। जैसे पहला एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक में देखा जाए तो इथाइल अल्कोहल का उपयोग कुछ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड जो इनमें किया जाता है। जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, जो आप लोग जो सैनिटाइजर हाथ को जो सैनिटाइज करते हैं वो हो गया। कुछ घाव की देखभाल में भी किया जाता है एंटीसेप्टिक में। ठीक है, उसके बाद एंटीपायरेटिक में भी इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग कुछ दवाओं में से जैसे में एक सॉल्वेट के रूप में किया जाता है। जैसे कि कुछ पेन रिलीवर, जैसे में कोई दर्द का दवा होता है, उसमें बुखार कम करने में भी एंटीपायरेटिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक ही आंसर है। ठीक है, 1 से अधिक आंसर है, क्योंकि इसमें आप देखिएगा तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग अन्य प्रकार के दवा में भी किया जाता है। जैसे में कुछ कफ सिरप बनाने में, कुछ दवा को एक सॉल्वेंट यानी कि प्रिजर्वेटिव बनाने में के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है। ठीक है, अब इसमें मेरे हिसाब से देखा जाए, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर कंचनजंगा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं, इसका आंसर K2 होना चाहिए, क्योंकि K2 जो है से भारत में पड़ता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कंचनजंगा होना चाहिए, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में झटाझट बताएं। कंचनजंगा इसीलिए होना चाहिए और K2 इसीलिए नहीं होना चाहिए, जैसे में भारत और जैसे में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के नक्शे के अनुसार भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नक्शे के अनुसार तो K2 हो जाएगा, लेकिन भारत में केवल पूछा जाए तो कंचनजंगा है, क्योंकि K2 जो है यह आपको POK में पड़ता है। यहाँ समझिए अच्छा से, K2 जो है आपको POK में पढ़ने जा रहा है, और POK जो है से आपको पाकिस्तान के कब्जा में है, और क्वेश्चन पूछा जाता है जो K2 जो है वह पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कंचनजंगा होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, K2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर देखिए उसका हम डिटेल्स भी कर देते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसमें कई ऊंची चोटियाँ भी शामिल है, जिसमें कंचनजंगा भी शामिल है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट और K2 हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये भी बात बोल दिया, लेकिन भारत के बाहर स्थित है। एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, और K2 जो है से पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए आपको कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। राजा राम मोहन राय, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेरे अनुसार से तो एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे तो सर्च मारने पर एक दो जगह देखने पर आपको स्वामी विवेकानंद आंसर बताया गया है, क्योंकि हमने ऑनलाइन भी चेक किया है तो स्वामी विवेकानंद आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद भी ऑप्शन में राजा राम मोहन राय भी दे दिया जाता है। तो इसमें एक से अधिक भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये आप बोर्ड ऑफिस के ऊपर छोड़ दीजिए इसका आंसर वह क्या दे रहा है। जैसे हमने डिटेल्स किया तो हमने इसमें देखा कि राष्ट्रीय आध्यात्मिक दिशा स्वामी विवेकानंद द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। लोकप्रिय की बात है तो यहाँ पर मानना पड़ेगा जो स्वामी विवेकानंद है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को भारतीय हिंदू संत, दर्शन शास्त्री और राष्ट्रवादी भी थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के मूल्यों का बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने राष्ट्रवाद के एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया, जिसे भारत स्वतंत्रता की प्रगति को संस्कृति और मूल्यों के साथ किया, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। तो इसके अनुसार तो आंसर सी ही होगा, लेकिन एक दो जगह जब हमने पढ़ा था, जब SSC के मैंने क्लास में हमने देखा था, तो उसमें श्रद्धानंद और ये सभी जो है सभी समाज सुधारक और ये आध्यात्मिक रूप से जाने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन आप ये बोर्ड ऑफिस पर छोड़ दीजिए उसका आंसर क्या देता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपको 90% उसका आंसर जो होगा से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर मालिकों के मध्य विवाद को हस्तक्षेप किसने किया था। तो आप लोगों ने सही बनाया होगा, महात्मा गांधी ने ही किए थे। अब अगला क्वेश्चन जो है कि बिहार में वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। कौन बनाया था? कार्यानंद सरस्वती, बधवानंद, PC जोशी, किसने बनाया था? तो ये आपको हमने ऊपर बता दिया है कि सहजानंद सरस्वती ने बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको इसमें बहुत सारे फंसाने वाले कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। तो मूलाग्र पर ऑक्सीजन की सांद्रता, परोह ऑक्सीजन की सांद्रता, अपरोह छायादार भाग और ऑक्सीजन का विसरण। तो इसका आंसर सी होगा, लेकिन इसका आंसर हो सकता है तो इसका आंसर बोर्ड ऑफिस की तरफ से आपको D भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सभी में इसमें ऑक्सीजन की बात किया गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होते हैं से पौधे के किस भाग में होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन ऐसे भी देखा जाए तो अभी आपको क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी ही सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह भी बोर्ड ऑफिस पर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अधिकतर कैंडिडेट ने गलत मार्क कराए हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रण करता है। पसली, सेरेब्रम, कान। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए, पसली तो है नहीं। पसली जिसको स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है, जो पसली जो जुड़ा होता है 12 जोड़ी होता है मानव शरीर में। ठीक है, तो इसमें सेरेब्रम है और इसमें कान है। तो ये दोनों जो होता है ऐसे शरीर के नियंत्रण में काम आता है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होना चाहिए, अधिक ही होगा। अब यहाँ पर देखिए,
शरीर के संतुलन नियंत्रण करने का सेरिबेलम मस्तिष्क का एक भाग है और कान आंतरिक भाग है। सेरिबेलम शरीर की स्थिति और गति नियंत्रित करता है, जबकि कान संतुलन और सुनने का अंग होता है जो शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए इसका आंसर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? अधिकतर इसमें देखा गया है तो अधिकतर स्टूडेंट राजीव रंजन सिन्हा मार्क कराए हैं और अधिकतर जो है से राय बहादुर सतीश मार्क किया है। ठीक है, और इसमें राजेंद्र प्रसाद भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर जो है से आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि आपने क्या बनाकर वहाँ से आए हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपको अगले एग्जाम में काम आने वाला है। क्वेश्चन है रामापिथेकस क्या है? ठीक है, क्योंकि सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है रामापिथेकस के बारे में, और यह जो है 12th के एनसीईआरटी के एवोल्यूशंस में पढ़ना है, विकास में पढ़ना है, बायोलॉजी में। तो रामापिथेकस कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार है। ये जो है रामापिथेकस एक मानव का ही प्रजाति है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें द्विपदी यानी कि इसमें दो पद होते हैं, दो पैर होते हैं। तो रामापिथेकस जो था द्विपदी थे, वे दो पैरों पर चलते थे, पहला बात। दूसरा, इसका मस्तिष्क छोटा होता था। उनका मस्तिष्क आकार में आधुनिक मानवों की तुलना में क्या होता था? छोटा होता था, यानी चपटा हुआ होता था। तीसरा, बड़े दांत, यानी उनके दांत बड़े और मजबूत होते थे और आहार के लिए वो उपयुक्त होते थे, जो कच्चे मांस को खाने के लिए, शिकार करने के लिए काम आते थे। जबड़ा और दांत की संरचना, जबड़ा और दांत की संरचना तो जो था, उनका जबड़ा और दंत संरचना आधुनिक मानवों से भिन्न था, इनकी दूसरे कठिन का बना हुआ था। उसका शरीर का आकार, उनका शरीर का आकार जो था उनका शरीर का आकार आधुनिक मानवों की तुलना में क्या था? तो शरीर का आकार छोटा था, बंदर की तरह। उसके बाद बालों की अनुपस्थिति, जो बालों की जो अनुपस्थिति यानी कि उनके शरीर पर बाल नहीं होते थे, वह बहुत कम पाए जाते थे। आहार, उनका आहार मुख्य रूप से पौधे फलों पर आधारित ही था। और अगला है वातावरण, वे पूर्व अफ्रीका के वनस्पति और वनों के क्षेत्र में रहते थे, यही कहलाते हैं रामापिथेकस। इन लक्षणों के आधार पर रामापिथेकस को एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक मानव का पूर्वज माना गया है, जो आधुनिक मानवों और प्रागैतिहासिक मानव के पूर्वजों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामापिथेकस का इतिहास क्या है? तो रामापिथेकस जो है एक प्रागैतिहासिक मानव का पूर्वज है, जो लगभग 4.4 से 2.7 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में रहता था। इनका इतिहास इस प्रकार है। इनका इतिहास जैसे में 4.4 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथेकस का उद्भव हुआ और वे पूर्व अफ्रीका में रहते थे। 4.2 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथेकस ने द्विपदी विकास की शुरुआत की, जो मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बनी थी। 3.9 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथेकस अवशेषों के पहली बार केन्या में खोजा गया है। ठीक है, और आप हमें एक ऑप्शन बताएं, कमेंट में बताएं कि केन्या की राजधानी कहाँ है। 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथेकस ने अपने आहार में बदलाव किया और वे अधिक पौधों और फलों का सेवन करना शुरू कर दिए। 2.7 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथेकस का विलुप्त होने का शुरुआत हो गया और उनकी जगह अन्य प्रागैतिहासिक मानव का पूर्वज ने जगह ले लिया। 1930 के दशक में रामापिथेकस का अवशेष पहली बार वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उनके महत्वपूर्णता को समझा था। 1970 के दशक में रामापिथेकस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई और उनके विकासवादी महत्व को समझाया गया। आज रामापिथेकस को एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक मानव का पूर्वज माना जाता है और उनके अवशेष का अध्ययन मानव के विकास को समझने में मदद करता है। अब उसी से संबंधित एक आता है क्वेश्चन कि एलोपैट्रिक जाति उद्भव क्या है? एलोपैट्रिक जाति उद्भव, तो एलोपैट्रिक दोस्तों, एलोपैट्रिक जाति उद्भव जो है वो 3.9 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, जो अफ्रीका में ही हुआ है रामापिथेकस की जगह पर। यह जाति रामापिथेकस के जीन्स का ही हिस्सा था, जो मानव के विकास का एक महत्वपूर्ण कड़ी था। एलोपैट्रिक जाति का उद्भव किस प्रकार से हुआ? तो उसका जो उद्भव हुआ था, पहला रामापिथेकस जीनस का विकास। तो रामापिथेकस जीन्स का जो लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पूर्व विकास करना शुरू कर दिया था। दूसरे, एलोपैट्रिक जाति का उद्भव लगभग 3.9 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथेकस के जीन्स से एलोपैट्रिक जाति का उद्भव हुआ। ठीक है, तो एलोपैट्रिक का उद्भव किससे हुआ था? तो रामापिथेकस के से हुआ था।
विकासवादी परिवर्तन, एलोपैट्रिक जाति ने विकासवादी परिवर्तन से गुजरते हुए अपने शरीर की संरचना और क्षमताओं में सुधार ले आया था। द्विपदी विकास, एलोपैट्रिक जाति ने द्विपदी विकास की शुरुआत किया जो मानव विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया था। एलोपैट्रिक जाति के उद्भव मानव विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसका अध्ययन मानव विकास को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों ये था आपको TRE 3.0 के 40 नंबर का जीके, जो आपको लगभग में फंसाने वाला था। और इसमें हमने आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था, रामापिथेकस और एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक इसलिए बता दिए हैं और रामापिथेकस कि ये से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए एक बार और इसको आप लोग देख ले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।